हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। डेली हम यूपीएससी के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। विजिन आईएएस की मंथली मैगजीन्स में अपन ने पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। आज हम नए टॉपिक्स के साथ आए हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? एक डीपीडीपी एक्ट पढ़ लिया है। डीपीडीपी एक्ट में आपको बताया, आपने डीपीडीपी एक्ट के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है, उसके अंदर आपने को क्या चीज़ें याद रखनी है पता ही होगा आपको। एक तो सबसे पहले जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी याद रखनी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद रखना है। डिजिटल मतलब क्या नाम है, डेटा प्रिंसिपल याद रखना है। डेटा फिड्यूसरी याद करना है। उसके अलावा और क्या याद रखोगे, एक क्या नाम है अपने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर 2 इयर्स अपॉइंट किया जाएगा। मतलब बोर्ड मेंबर्स कितने टर्म के लिए, उनकी टर्म कितनी होगी, 2 इयर्स। और क्या वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे? तो बिल्कुल एलिजिबल होंगे। और उसकी अपीलेट अथॉरिटी कौन सी है? तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है। उसके अलावा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ये यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। उसके अलावा अपने रिफॉर्म, उसके अलावा क्या टॉपिक्स पढ़े हैं? तो रिफॉर्मिंग इंडियाज़ क्रिमिनल लॉ, एक तो भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेस कर रहा है इंडियन पिनल कोड को। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी 1973 जो 1973 है उसके अगेंस्ट आ रहा है। और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अगेंस्ट आ रहा है। ये टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे। ये तो बिल है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हेन दे विल बिकम एक्ट, जब ये एक्ट बन जाएंगे तो ये टॉपिक वापस आएगा, तो अपन उस टाइम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। अभी तो सिर्फ अपने को एक बार के लिए इनको पढ़ना है, ताकि क्या होगा, मतलब समझने के पर्पज़ से। उसके अलावा सीईसी यानी जो अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उससे रिलेटेड अपन ने कल भी टॉपिक्स पढ़े थे। आपको पता है उसमें मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, जो इसके अंदर विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में नहीं दे रखी थी, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की पार्टियाँ कैसे रिकग्नाइज होती है और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो पार्टियाँ, इसमें आर्टिकल कौन सा है? तो 324 से आर्टिकल 329 तक, पार्ट कौन सा? 15। अपन सारी चीज़ें कवर करते हुए जाएंगे। मैं इतनी जल्दबाजी में आपको सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहे, ठीक है। अभी उससे रिलेटेड अपन ने इलेक्शन कमीशन अपन ने पढ़ ही लिया था। अब आज का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म। कल अपन ने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, अब एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म। तो इलेक्शन प्रोसेस और रिफॉर्म के अंदर क्या एस्पेक्ट है? तो सबसे पहले रिसेंटली डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्राइवेंस लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। मतलब इलेक्शन प्रोसेस में क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसके रिलेटेड इन्होंने एस्पेक्ट्स बताए हैं। मोर अबाउट न्यूज, इसके अंदर क्या क्या मतलब अपने से, तो अपन अब इसका एनालिसिस करेंगे। तो इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है कि इंडिया के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं और उनका जो इम्पैक्ट होता है ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल प्रोग्रेस पे क्या क्या पड़ता है। उसके अलावा तो अभी अपन उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉमन इलेक्टोरल रोल, CER, कॉमन इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। जैसे क्या होता है, देखो 2 चीज़ें होती है इंडिया के अंदर, मतलब अपने जो इंडिया है उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रोल है। एक तो जनरल इलेक्टोरल रोल और एक होता है सेपरेट इलेक्टोरल रोल। क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको, जनरल इलेक्टोरल रोल और सेपरेट इलेक्टोरल रोल। तो जनरल इलेक्टोरल रोल होता है उसको तो कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो सेपरेट इलेक्टोरल रोल है उसको कौन देखता है? स्टेट इलेक्शन कमीशंस। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 324, 324। और जो सेपरेट इलेक्टोरल रोल है वो किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 243(k)(1) सबसेक्शन 1। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यूपीएससी में आजकल कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अपने को सेक्शंस याद होने चाहिए, पार्ट याद होना चाहिए, कहाँ से टॉपिक आया है उससे रिलेटेड। जैसे कि कल लॉर्ड मैक्यूले कमेटी अपन ने पढ़ा था, तो लॉर्ड मैक्यूले से रिलेटेड कि भाई लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, तो 1834 में आया था। और उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड मैक्यूले। और पहले विधि मेंबर कौन थे 1833 के अंदर? तो लॉर्ड मैक्यूले। लॉर्ड मैक्यूले के मतलब रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है। कभी अगर टाइम मिलेगा तो अपन इस पर भी डिस्कस करेंगे साथ में। अगर आप बोलोगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे तो अपन इससे रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे, नो डाउट। बट अभी चलो टॉपिक्स पर फिर से आते हैं। तो आर्टिकल 324 और आर्टिकल 243 के सबसेक्शन 1, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? सॉरी। अब इश्यू क्या है इन द प्रिपरेशन ऑफ जो कॉमन इलेक्शन, जो अपन बोलते हैं कॉमन इलेक्टोरल रोल है, उसके अंदर इशू क्या है? तो परमानेंट एब्सेंस ऑफ परमानेंट इलेक्टोरल रोल। कहने का मतलब है कि एक फ्रेश इलेक्टोरल, हर बार क्या होता है जैसे कि अपने जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है
उसके केस में अपन लोकसभा का चुनाव करवाता है, वो राज्यसभा का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव वो करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव वो करवाता है, विधानसभा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनसे रिलेटेड इलेक्शन भी कौन करवाता है? चीफ इलेक्शन कमीशन, जो अपना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको अपन, वो करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन होता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो गणना होती है वो हर 10-15 साल 20 साल में एक बार होती है, और उसी बेसिस पर जो डिकेट्स के अंदर जो अपनी जनगणना होती है उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि कितनी सीटों का एलोकेशन होगा। बार बार वोटिंग रेशियो में बार बार सीटों में चेंज नहीं होता है, तो वो परमानेंट होती है। लेकिन जो आपकी जो अपन म्यूनसिपैलिटी और जो इनके छोटे इलेक्शंस होते हैं गाँवों के, उसके अंदर क्या बार बार हर इलेक्शन से पहले वहाँ की सीटों के अंदर फेरबदल कर दिया जाता है। तो उसके कारण एब्सेंस ऑफ परमानेंट, इसलिए इसमें लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ परमानेंट इलेक्टोरल रोल। डिलिमिटेशन फ्रीक्वेंसी, आप खुद सोचिए, अभी मैंने ये जस्ट समझाया था आपको, हर 15 से 20 साल के अंदर लेस फ्रीक्वेंसी होती है, डिलिमिटेशन हैपन्स होता है 15 से 20 साल में। कहाँ पे? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो ठीक है, जबकि यही अपने जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर हर इलेक्शन से पहले पीरियोडिकल डिलिमिटेशन होता है, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब इश्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है कि आर्टिकल 325 तो कवर करता है इसको, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को, जबकि जो सेपरेट इलेक्शन कमीशन है स्टेट के जो मतलब अपने जो उनके लिए, उसके लिए अलग सेक्शन है, अलग आर्टिकल है, तो दोनों में डिफरेंस है। रिकमेंडेशंस क्या बोलते हैं इसके रिगार्डिंग? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डेवलप ए कंप्रेहेंसिव प्लान दैट कंसिडर ऑल द फैक्टर्स, कि उनको ट्राई करना चाहिए कि इंप्लीमेंट करें कॉमन इलेक्टोरल रोल बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस टू द करंट रेगुलेशन। अगर कोई भी रेगुलेशन में चेंज हो रहा है, अगर हर बार वहाँ पर भी प्रॉपर एक डिलिमिटेशन कमीशन का सेटअप किया जाए, किसके अंदर? गाँव के अंदर, म्यूनसिपैलिटी के अंदर। उससे क्या होगा? उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अगर गाँव और दोनों में एक साथ होगा तो उससे समय की बचत होगी। ठीक है, और ये रिकमेंडेशंस है। ठीक है, उसके अलावा ECI शुड कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिफोर प्रिपेयरिंग द CR एंड एडहेयर, पालना करनी चाहिए द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, यानी संघवाद की पालना करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर कोई भी कॉमन इलेक्शन, जो कॉमन इलेक्ट्रोल जो अपन बोल रहे हैं ना, उसको करने के लिए कॉमन इलेक्ट्रोल रोल को अगर निभाना है तो उससे में क्या आपको फेडरलिज्म के भी फॉलो, मतलब जो संघवाद है उसको भी फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा एग्जामिन करना है इफेक्ट ऑफ द डिलिमिटेशन प्रोसेस, जो मैंने अभी समझा दिया है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये अभी जब प्रॉपर इसका प्रॉपर पूरा आ जाएगा चार्टर, तब अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी इसके अंदर ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दे रखी है। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, फॉल्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शंस। आपने सुना ही होगा कि कितनी बार इलेक्शंस हो रहा है, उससे पहले कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि फॉल्स डिक्लेरेशन दे देते हैं, अपनी संपत्ति, अपनी एसेट का पूरा ब्यौरा नहीं देते हैं। इसके कारण जो वोटर्स होते हैं उनको वो विथआउट जानकारी के वोट देते हैं, और बिना जानकारी के वोट देते हैं तो वोट कितनी बार गलत हाथों में चला जाता है, गलत व्यक्ति को चला जाता है। इससे अपने समाज के लिए नुकसान है। तो इसके लिए क्या प्रोविजंस है? तो अभी टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट इज़ क्रूशियल, ये जरूरी है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेवे टू डिलीट द फाइलिंग ऑफ द फॉल्स डिक्लेरेशन एफिडेविट्स। प्रोविजंस क्या है उससे रिलेटेड कि कैंडिडेट इन इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट है उनको एक एफिडेविट सबमिट करना है, और एफिडेविट का फॉर्म कौन सा है? 26 याद रखना। एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 रूल्स कौन से? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जो डिस्क्लोजिंग करना है असेट्स, लाइबिलिटी एंड एजुकेशन की, भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज ए लीगल वायोलेशन। अगर कोई भी व्यक्ति फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो लीगल वायोलेशन है, जो कि पनिशेबल है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब इससे रिलेटेड क्या है कि फॉल्स एफिडेविट, मतलब इशू क्या है कि फॉल्स एफिडेविट का मैंने आपको समझा ही दिया था कि वोटर्स उस एफिडेविट के बेसिस पर वोट देता है, और अगर वो गलत होगा तो वोटर्स ने जो वोट दिया है वो भी गलत हाथों में चला जाएगा। ठीक है, तो दैट कैन मिसलीड द वोटर्स एंड अफेक्ट देयर चॉइसेस। रिकमेंडेशंस क्या है इससे रिलेटेड कि गवर्नमेंट शुड सेटअप ए वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर एफिडेविट्स। गवर्नमेंट को एक वेरिफिकेशन प्रोसेस सेटअप करनी चाहिए ताकि एफिडेविट्स के लिए कि भाई इनको प्रॉपरली वेरीफाई किया जाए एंड प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म किया जाए इलेक्शन कमीशन को ऑफ एनी फॉल्स डेटा। अगर किसी भी व्यक्ति ने फॉल्स डेटा अगर फर्निश किया है तो उसकी रिपोर्ट किसको देनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन को बाय द गवर्नमेंट। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर अपने को क्लियर डेफिनेशन करनी है कि फॉल्स डिक्लेरेशन, फॉल्स एफिडेविट की क्लियरली डिफाइन करना है कि इसका मतलब ये है। अभी तक उसको प्रॉपरली डिफाइन भी नहीं किया गया है। उसके अलावा जो सेक्शन 125A
ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, जिसके अंदर पनिशमेंट दी गई है, उसको भी इंक्रीज करना है फॉर फाइलिंग। अगर कोई फॉल्स एफिडेविट फाइल करता है तो उसको उस पनिशमेंट को अभी बढ़ा, रिकमेंडेशन से ओनली, कि 6 महीने से आपको उसको 2 साल तक कन्वर्ट में तक उस पर सज़ा होनी चाहिए, एंड फाइन भी लग जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द ऑफेंस। की अगर कोई नॉर्मल एरर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती उस व्यक्ति ने जानबूझकर फॉल्स एफिडेविट पेश किया है तो 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ऐसा प्रोविज़न शुड बी देयर। हाउएवर दिस पेनल्टी शुड नॉट, मतलब ये एक्सेप्शनल केस में अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ये तो सिंपल है, ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है। उसके अलावा एस्टेब्लिशिंग पेरिटी बिटवीन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस, कि एस्टेब्लिश करना है पेरिटी किसके बीच में, एक तो मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड इलेक्शन जो लड़ना है। अब मैं बता देता हूँ आपको सिंपल। अपन क्या करते हैं, लोकसभा और जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें जो कैंडिडेट होता है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर इलेक्शन लड़ना है उसको, तो 25 ईयर्स। और ये कौन सा आर्टिकल है, लोकसभा के अंदर आर्टिकल 84 और लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 173। राज्यसभा के अंदर आर्टिकल 84 और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आर्टिकल 173 बोलता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर राज्यसभा का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन अगर फाइट करना चाहता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स। ठीक है, एक तो 25 ईयर्स है, एक 30 ईयर्स है। लेकिन अपने वोटिंग राइट्स की आपको पता है कि वोट देने का क्या है कि अगर 18 साल का व्यक्ति हो गया तो ही कैन गिव वोट, वो अपना वोट डाल सकता है, इतना राइट है। तो डिफरेंस देखो आप, 18 से 25, 18 से 30 साल, मतलब आदमी, इससे क्या होता है कि जो युवा व्यक्ति है वो अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो वो वोट तो 18 साल में दे देता है, बट इलेक्शन कब लड़ता है, 25 और 30 में। तो उनका जो अपन बोलते हैं कि उसके प्रति रुझान, आकर्षण कम हो जाता है। तो अब इश्यू बोल रहे हैं कि ओनली 2.2% ऑफ द लोकसभा एमपी आर अंडर द एज ऑफ 30। 30 साल से एज के कम लोकसभा वाले व्यक्ति कितने हैं, केवल 2.2% व्यक्ति, बाकी सब 30 साल से ऊपर है। जैसे युवा व्यक्ति अगर लोकसभा के अंदर बैठे होंगे तो वो काम और ज़्यादा मेहनत से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे। लैक ऑफ पेरिटी बिटवीन द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग 18 ईयर्स एंड कंटेस्टिंग इलेक्शन 25 ईयर्स हैज़ लेड टू लो पार्टिसिपेशन बाई इंडियाज यूथ पॉपुलेशन इन द पॉलिटिकल एरेना। कहने का मतलब ये है, मैंने अभी आपको समझाया कि 18 साल तो एज ऑफ वोटिंग है, इलेक्शन लड़ने की 25 ईयर्स है, तो देयर इज़ ए बिग डिफरेंस। तो यहाँ समानता नहीं है। एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट 18 ईयर्स और ओल्ड, मतलब वो बोलते हैं कि 18 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति को एक्सपीरियंस नहीं है और उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो डिसीजन, वोट देने का डिसीजन तो दे सकते हैं लेकिन उनके पास फैसले करने का डिसीजन पावर नहीं होता है कि भाई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा होगा। रिकमेंडेशंस, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन क्या है कि सजेस्ट करता है रिड्यूसिंग द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेंसी इन असेंबली इलेक्शंस, यानी असेंबली के अंदर जो इलेक्शन से 25 साल जो एज है और जो राज्यसभा के अंदर जो 30 ईयर्स है उसको कम करने की ज़रूरत है। उस रिड्यूसिंग द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेंसी, उसको कम करने की ज़रूरत है ताकि यंग व्यक्ति, यंग ब्लड उसमें आ सके। सेकंड, प्रायोरिटीज़ प्रोवाइडिंग कंप्रहेंसिव सिविक एजुकेशन प्रोग्राम टू इक्विप यंग पीपल, कि यंग पीपल को अगर पॉलिटिकल इंगेजमेंट में जोड़ना है, लोकसभा राज्यसभा में कनेक्ट करना है तो देयर इज़ ए नीड टू अवेयर देम, और उनको एजुकेशन प्रोग्राम हमको चलाने होंगे ताकि वो भी पॉलिटिक्स से जुड़े और समाज के हित के लिए आगे बढ़ सके। ठीक है, और सभी व्यक्ति को और गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी और जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक साथ मिलकर आना चाहिए, वर्क करना चाहिए टुवर्ड्स इनेबलिंग ग्रेटर यूथ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग में जितनी यूथ पीपल होगा उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यंग पीपल, यंग ब्लड काम करने का तरीका थोड़ा सा उनका अलग होता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ ही लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब जो इलेक्शन प्रोसेस और रिफॉर्म्स है, इसके लिए जो स्पेसिफाइड जो कमेटी बनी थी डिपार्टमेंट की, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसके अंदर ये सारी रिकमेंडेशन थी। एक तो कॉमन इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड, ये सब ओनली रिकमेंडेशन से, अगर इसको गवर्नमेंट मानती है तो गवर्नमेंट विल उनको या तो एक्ट के थ्रू या रेगुलेशंस के थ्रू, रूल्स के थ्रू वो इसको प्रोसेस में लेके आ सकती है, बट दीज आर ओनली रिकमेंडेशंस, याद रखना। ठीक है, फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट ये अपन ने पढ़ ही लिया है। उसके अलावा मिनिमम एज वाला इलेक्शन के अंदर वो भी पढ़ लिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जो द टॉपिक विच इज़ वेरी नेसेसरी, विच इज़ वेरी मतलब जो बेनिफिशियल है, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। आपको पता है कि जस्ट थोड़े टाइम पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आए थे और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली का जो एलजी था, अपन अब उसको एलजी बोलेंगे, उस मतलब एलजी की पावर को बढ़ा दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, उसके वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल करके प्रेसिडेंट सर ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे। उसके बाद नाउ फाइनली जो एक्ट आ चुका है 2023। ठीक है, अब अपन एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है,
बस समझना है सिंपल। ये टॉपिक अच्छा है क्योंकि पहले ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस का पावर आर्टिकल 123 में होता है प्रेसिडेंट के पास, और राज्यपाल के पास 213 के पास, 213 आर्टिकल 213। आपको सेक्शन याद होने चाहिए, इट्स मैंडेटरी टू मेमोराइज सेक्शंस आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल याद है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट वी शुड गो ऑन दिस टॉपिक। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023, जो GNCTD अमेंडमेंट एक्ट है। उन्होंने पहले नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली था, ऑर्डिनेंस 2023 आया था अभी, जो मैंने अभी जस्ट बताया, उसको इन्होंने ओवर रूल करके रिपील करके अभी ये एक्ट लेके आ चुके हैं। अब ऑर्डिनेंस गिविंग द दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑर्डिनेंस के अंदर क्या है, ऑर्डिनेंस पहले अब अपन ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैंने ये सारी चीज़ें जो बता दी है वो वापस मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली का LG है उसको मोर पावर्स दिया था और द दिल्ली गवर्नमेंट वॉज इशूड आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द GNCTD वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2023। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसके जस्ट बाद में ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। ठीक है, अब नाउ एक्ट आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वॉज वेदर द दिल्ली गवर्नमेंट और द LG वुड हैव कंट्रोल ओवर सर्विसेज एंड सिविल सर्वेंट इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो सिविल सर्वेंट है और जो सर्विसेज है उस पर क्या राइट LG का है या दिल्ली गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर क्या वर्डिक्ट दिया था, उन्होंने कहा कि कंप्लीट कमांड ओवर मोस्ट सर्विसेज इन द कैपिटल, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस को छोड़ के जितनी भी सर्विसेज है जिसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं कंप्लीट कमांड किसकी है, गवर्नमेंट की है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट का फेवर गवर्नमेंट के पक्ष में था, बट ऑर्डिनेंस का फेवर LG के पक्ष में था। ये सिंपल वर्ड्स में 2018 में दिस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द LG डिड नॉट हैव इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स, कि LG डिसीजन मेकिंग पावर्स इंडिपेंडेंट नहीं ले सकता और उसको क्या करना पड़ेगा LG को, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाउंड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। बट नाउ द थिंग्स आर चेंज्ड विद दिस एक्ट। ठीक है, अभी अपन ये पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट मॉडल ऑफ दिल्ली NCT। अभी अपन ये पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन एज ए यूनियन टेरिटरी। इसको समझ लेना, इसका आर्टिकल कौन सा है, 239AA। ठीक है, सबसे पहले तो अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 दिल्ली वॉज क्लासिफाइड एज ए UT गवर्नड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 के अंदर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956, उसके अंदर दिल्ली को क्लासीफाई किया गया था एज ए यूनियन टेरिटरी उस टाइम पे। और यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली कौन गवर्न करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। ठीक है, अभी स्पेशल स्टेटस कब दिया गया दिल्ली को, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। या जैसे दिल्ली का नाम आए अपने दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि भाई 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 आर्टिकल 239AA, उसके थ्रू उन्होंने 239AA के थ्रू क्या किया कि दिल्ली को डेजिग्नेट किया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और ये सब कब की बात है, 1991 की। तो इट एडेड आर्टिकल 239AA टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड दिल्ली ए UT विद ए लेजिस्लेचर, कि दिल्ली पहले तो यूनियन टेरिटरी था लेकिन बाद में इसके अंदर लेजिस्लेचर को जोड़ दिया एंड एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी जोड़ दिया, ताकि दिल्ली का रूलिंग आसानी से हो सके, दिल्ली की दूसरी व्यवस्थाओं को संभाला जा सके। ठीक है, इसके अंदर जो पब्लिक ऑर्डर है, लैंड है और मतलब जो पुलिस है, ये किनके, ये वैसे स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक होता है, लेकिन दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल है इसलिए उसको ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, नाउ द LG इज डेजिग्नेटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली ऑपरेटिंग विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली, जो कि एड एंड एडवाइस मतलब LG को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया दिल्ली में, किसके द्वारा, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और उसी टाइम पे जो कि किसकी मतलब एड एंड एडवाइस के थ्रू काम करेगा, दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। अब पावर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर, दिल्ली लेजिस्लेचर का पावर, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। अभी इस एक्ट के अंदर क्या लाइन है मैं उसको बता रहा हूँ कि दिल्ली जो लेजिस्लेचर है उसका पावर्स कैसे क्या होगा। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी टॉपिक्स है उसको कौन देखेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। दिल्ली गवर्नमेंट हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स और सेम सब्जेक्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर भी है और लेजिस्लेटिव कानून बनाने का पावर भी है। ऑल्सो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओवर ऑल मैटर्स इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। दिल्ली से रिलेटेड अगर स्टेट लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है, तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ओवर ऑल द मैटर्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मतलब अभी इन्होंने अब पार्लियामेंट के भी पावर दे दिया है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, अभी ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
चलो पावर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर। अब GNCTD एक्ट के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं अपन। मेरी बात सुनो, समझो एक चीज़ कि दिल्ली लेजिस्लेचर के अंदर जो पावर्स है, कहने का मतलब पार्लियामेंट है, स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा, वो तो बना ही सकते हैं दिल्ली लेजिस्लेचर, तो उनको तो पावर है। पर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और तीसरा टॉपिक जो उसका पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो भी स्टेट लिस्ट के अंदर घुस सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में तो वैसे ही घुस सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद GNCTD एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCTD एक्ट 1991 लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली असेंबली एंड द दिल्ली गवर्नमेंट। अब GNCTD एक्ट जो अपन अभी आया है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 lays down the framework for the functions of Delhi Assembly and the Delhi government. It outlines the powers of the assembly. ये आउटलाइन करते हैं कि असेंबली का पावर क्या होगा, डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द एलजी की डिस्क्रेशनरी पावर एंड द चीफ मिनिस्टर टू ड्यूटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एलजी, कि एलजी की डिस्क्रेशनरी पावर के बारे में बताता है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द एलजी। और जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जो ये एक्ट है GNCTD एक्ट 1991, वो दिल्ली असेंबली की फ्रेमवर्क को बताता है और दिल्ली गवर्नमेंट की। अब चैलेंज इन द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। एंड अब मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि क्या है कि दिल्ली की अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। क्लियर ऐसे नहीं है कि आर्टिकल 1 को अगर आर्टिकल 239 के साथ अपन रीड करते हैं तो जो यूनियन अपन बोलते हैं कि यूनियन टेरिटरी, उसको कौन गवर्न करते हैं, प्रेसिडेंट। और वो उस टाइम पे क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पर लगा देते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन दिल्ली का स्पेशल स्टेटस ने जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया, वहाँ पर एक लेजिस्लेचर बनाने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर दिक्कत आने लग गई। वहाँ पे दिल्ली के अंदर सारे नेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे फॉरेन एम्बेसीज है, वहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस है, वहाँ पे अपने पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट भवन है, प्रेसिडेंट मतलब जो राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो अब दिल्ली के अंदर दोनों का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का मेल मिलाप करना बहुत मुश्किल है। नेशनल प्रेस्टीज की भी बात आ जाती है और डिसीजन मेकिंग में भी डिले आ जाता है, क्योंकि कितनी बार एलजी और चीफ मिनिस्टर की नहीं बनती है। तो अब फाइनली अब इस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को अपन जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अपना एक्ट आया है GNCTD एक्ट जो अपन बोल रहे हैं, GNCTD एक्ट 2023। अब इसको आप समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, GNCTD एक्ट के प्रोविजंस क्या है। सबसे पहला प्रोविजन कि एक गवर्नमेंट क्या एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। तो उसके अंदर कौन कौन जो इस एक्ट के थ्रू एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी अपॉइंट होगी, वो क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी टू द एलजी ऑन सर्टेन मैटर रिलेटेड टू सर्विस से रिलेटेड जो सर्टेन मैटर्स है उन पर रिकमेंडेशन देने का काम कौन करेगा, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। उसका कंपोजिशन उसके अंदर कौन कौन होंगे, तो चेयरपर्सन तो होंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उसके अलावा जो दिल्ली के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी है, दिल्ली गवर्नमेंट के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, वो उनके मेंबर सेक्रेटरी बनेंगे, और दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे मेंबर। 3 जने होंगे, बट कोरम कितने का चाहिए, 2 जनों का। तो अगर 2 जनों को कोरम चाहिए तो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी आते हैं तो भी डिसीजन लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसका रोल ये, इसकी लिमिटेशन बन गई है कि कोरम 2 जनों का है तो चीफ मिनिस्टर का डिसीजन भी इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन बन चुकी है इसकी। अब इसके अलावा भी, अब इसके आगे सुनो आप, फंक्शनिंग ऑफ द एनसीसी असे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। ऑल डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी के जितने भी डिसीजन हैं विल बी बेस्ड ऑन ए मेजोरिटी वोट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। जो मेंबर्स जो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। जो अपन ने अभी पढ़ा है कि प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और जो चीफ सेक्रेटरी उसको अपॉइंट कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब है कि जो ये बनाई है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, उसमें डिसीजन सबसे ज़्यादा किसका प्रिवेल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऊपर से कोरम भी 2 मेंबर्स का रखा है, तो चीफ मिनिस्टर नहीं भी होंगे तो भी डिसीजन किनका चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये एक तरह से मतलब पूरा उन्होंने फेडरलिज्म के खिलाफ हो गया है, संघवाद के खिलाफ जो अपन बोलते हैं। तो ऑल डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी विल बी बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वेट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। पावर्स ऑफ द एलजी के जो पावर्स है, मेंबर वेयर द एलजी में एक्ट सोलेली ऑन हिज डिस्क्रेशन आर, कौन कौन से ऐसे भी मैटर्स है जहाँ पर एलजी एक्ट करेगा खुद की इच्छा से। तो मैटर आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बट विच हैव बीन डेलीगेटेड टू द एलजी, जो कि एलजी के पास सेपरेटली मैटर्स है। उसके अलावा ऐसे मैटर्स जिन पर लॉ कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है या एलजी है उसको अपनी स्वेच्छा से काम करना है उस केस में।
उसके अलावा प्राइमेसी टू एलजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन क्या बोल रहे थे अभी कि नेशनल जो कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है उसका रिकमेंडेशन देने का काम करेगी, लेकिन ऐसे कोई रिकमेंडेशन दी है और जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है किसके बीच में, एक तो एलजी के बीच में और एक इस अथॉरिटी के बीच में, तो दोनों में से डिसीजन किसका प्रिवेल करेगा, एलजी का। तो इसका मतलब है पहले तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस सबसे ऊपर थी, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान्य थी और उसमें भी प्रिवेलिटी किसको दी थी, एलजी को। फाइनली द डिसीजन विल बी इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, डिस्पोजल मैटर्स बाय द मिनिस्टर, सर्टेन मैटर मस्ट बी सबमिटेड टू द एलजी बाय मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ मतलब जो मिनिस्टर्स है उनके द्वारा सर्टेन मैटर्स सबमिट किए जाएंगे किसको, एलजी को, थ्रू द चीफ मिनिस्टर के थ्रू और थ्रू द चीफ सेक्रेटरी फॉर हिज हर ओपिनियन प्रायर टू द इशू ऑफ एनी ऑर्डर। यानी कि कोई भी अगर ऑर्डर इशू करना है उससे पहले एलजी को बताना जरूरी है कौन कौन से मैटर्स, जिसके अंदर कौन कौन से मैटर्स आएंगे। एक तो दिल्ली की जो शांति व्यवस्था से संबंधित मैटर्स है, या दिल्ली गवर्नमेंट का जो रिलेशन है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और अदर स्टेट गवर्नमेंट का जो उनके बीच में एक दूसरे के बीच में रिलेशन है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो, या समनिंग करना, प्रोरोगेशन करना एंड डिजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करना, बुलाना है, प्रोरोगेशन करना है एंड डिजोल्यूशन करना है, तो उस केस में एलजी को सबमिट करना ही होगा उन मैटर्स को, ठीक है। कौन सबमिट करेंगे, जो दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है, और मैटर्स ऑन विच एलजी इज टू गिव एन ऑर्डर इन हिज सोल डिस्क्रेशन, और ऐसे मैटर्स भी है जिस पर एलजी को सोल डिस्क्रेशन देनी है। अब सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है, तो द कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्रेटरी मस्ट ब्रिंग सर्टेन मैटर्स दैट में ब्रिंग द दिल्ली गवर्नमेंट इनटू कंट्रोवर्सी टू द नोटिस ऑफ द एलजी। अगर कोई ऐसे मैटर्स है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट को कंट्रोवर्सी में लेके आते हैं सर्टेन मैटर्स, तो ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों को एलजी के नोटिस में लेके आए, और चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी तीनों की नोटिस में लेके आने का काम कौन करेगा, सेक्रेटरी। उसके बाद इस एक्ट में सबसे बड़ा इशू क्या है, तो इशू ये है कि अभी मैंने बताया था, एक्ट गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र हो रहा है दिल्ली के, एक सेकेंड ना, अभी अपन वापस क्या नाम है, एक्चुअली क्या पानी पीने लग गया था मैं, थोड़ा सा गला सूख रहा था। उसके बाद अपन कहाँ थे कि पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, द एक्ट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो मेन लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो ये एक्ट और ऑर्डिनेंस की थी, एलजी और जो चीफ मिनिस्टर की जो अपन बोल रहे थे इतने टाइम से विवाद चल रहा था, वो किस टॉपिक पे था कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग एंड ट्रांसफर से रिलेटेड ही मुद्दा था। तो फाइनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि द एक्ट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन दिल्ली। दिस इज ए डिपार्चर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस था उससे डिपार्चर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली एक्ट लेके आ चुकी है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन दिल्ली के ऊपर। तो द मीटिंग ऑफ NC असे कैन बी कन्वेंट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द, और ऊपर से मैंने ये क्वारम वाली आपको बताई दी थी कि चीफ मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं रहा है, 2 जनों से ही डिसीजन लेनी आ जाएगा, मेजोरिटी डिसीजन है इसलिए। तो आप सोचिए कि भाई एक तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया है, एक 2 चीज़ें हो गई है। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ आपको एनालिसिस करने के लिए ये समझा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की ट्रिपल चेन बनी हुई एज पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्वेंट तो अकाउंटेबल है मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर अकाउंटेबल है टू द इलेक्टोरेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्ट के अंदर मतलब इस चीज़ को वायलेशन किया जा रहा है इस प्रिंसिपल का, क्योंकि डायरेक्ट सिविल सर्वेंट जो सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, और उनको डायरेक्ट आपने डिसीजन मेकिंग में बना दिया है, तो वो फाइनली दे आर गिविंग, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, जबकि वो काम किसका है, मिनिस्टर्स का है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो प्रिंसिपल का वायोलेशन हो रहा है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायोलेशन हो रहा है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिपार्टमेंट सेक्रेटरी विल ब्रिंग सर्टेन मैटर्स डायरेक्टली टू द एलजी, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी विदाउट कंसल्टिंग द कंसर्न मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर का तो रोल ही खत्म हो गया है, ठीक है। उसके अलावा एनहांस डिस्क्रेशन ऑफ एलजी को बहुत ज़्यादा ही पावर मिल चुकी है इसके अंदर, जिसके अंदर कि अगर जो सिविल सर्विस अथॉरिटी है उसको जो रिकमेंडेशन है उसके अगेंस्ट भी, मतलब एलजी का रिकमेंडेशन है तो एलजी ही प्रिवेल के डिसीजन प्रिवेल करेंगे। तो इसका मतलब है कि एनहांस पावर बढ़ चुका है, और कुछ कंट्रोवर्शियल मैटर्स ऐसे भी है जिन पर क्लैरिटी नहीं है कि GNCTT के अंदर मतलब
ऐसे कुछ मैटर्स जैसे एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर ब्रिंगिंग मैटर्स, ऐसे कोई भी मैटर्स है जो कि GNCTD दैट में ब्रिंग GNCTD इन कॉन्ट्रोवर्सी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको आपको एलजी के नोटिस में लेके आना है। लेकिन ये तो बताया नहीं कौन कौन से मैटर्स है जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो अभी तक उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। वे फॉरवर्ड तो डिफरेंट मॉडल्स अपना सकते हैं अपन दिल्ली के लिए कि अपन यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि अभी उसकी जगह अपन चाहें तो इसको फेडरल डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, कैपिटल एज ए सिटी स्टेट, कैपिटल एज ए सिटी इन ए स्टेट और कैपिटल एज ए फुल फ्लेज स्टेट, यानी अपन चाहें तो इसको एक पूरा स्टेट बना सकते हैं जैसे कि मेक्सिको सिटी है, या एक स्टेट के अंदर एक सिटी भी बना सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसी है जैसे बर्न, ओटावा, यहाँ पर कैपिटल इज ए म्यूनसिपलिटी, कैपिटल एक म्यूनसिपलिटी है किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, जबकि कैपिटल एज ए सिटी स्टेट। कहने का मतलब है कि जैसे बर्लिन, ब्रुसेल्स, और यहाँ पे क्या है कि सिटी गवर्नमेंट ऑल्सो कैरिड आउट स्टेट फंक्शन, जो सिटी गवर्नमेंट है जो कैपिटल है वहाँ पर स्टेट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। और अपन चाहें तो इसको फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी बना सकते हैं जैसे कि कहाँ पे वॉशिंगटन में है। देयर आर वेरिंग डिग्री ऑफ फेडरल कंट्रोल ओवर दिस, मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो ये वे अहीड है, पॉसिबिलिटीज़ है, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करना भी ज़रूरी है। उसके अलावा डोमेन डिमार्केशन एनफोर्समेंट पावर्स, यानी म्यूनसिपलिटी कैन बी प्रोवाइडेड विद एनफोर्समेंट पावर, यानी एनफोर्समेंट का पावर जो अपन कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का जो पावर है वो म्यूनसिपलिटी को दिया जाना चाहिए ताकि मतलब ये काम आसानी से हो सके। फॉर सिविल कंप्लाइंस वेयर दिल्ली पुलिस कैन डील विद, दिल्ली पुलिस तो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल इशू को डील कर ले, और जो सिविल मैटर्स को कौन डील कर ले, जो अपनी दिल्ली जो म्यूनसिपलिटीज़ है। उसके अलावा डोमेन डिमार्केशन, प्लेसेज विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर एंड देयर एफिलिएट्स कैन बी प्लेस्ड अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाइल द रेस्ट ऑफ द अनसिटी, जो अनसिटी की जो रेस्ट है कैन बी डोमेन ऑफ द स्टेट ऑफ दिल्ली। मैं समझा देता हूँ आपको कि इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लेसेज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्लेसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस के जो प्लेसेज है और जो उनके रिलेटेड सहायक जो ऑफिस है उनको तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहिए, और जबकि जो रेस्ट एरिया है उसको आप दिल्ली स्टेट के अंदर ला सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज ए वे अहीड, ऐसा हो सकता है। ये अपने को जब अपने पास कोई भी मेंस के क्वेश्चन आएंगे तो अपने को लिखना पड़ेगा कि हाँ ये भी रास्ता है, या फिर स्टेट मॉडल आप अलग अलग मॉडल्स यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एरिया को मतलब एरिया को डिमार्केशन कर दो, उसको मार्क कर दो एरिया को, ये मार्क सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये वाला एरिया ये स्टेट गवर्नमेंट का है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में भी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी 2 टियर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को भी आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है कि सिडनी मेट्रोपॉलिटन एरिया इज डिवाइडेड इनटू 31 लोकल गवर्नमेंट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट प्लेइंग ए कोऑर्डिनेटिंग रोल, ऐसा। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा है याद रखना। आर्टिकल 239AA कब आया था? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये क्वेश्चन हरियाणा PCS में आया हुआ है एक बार, ठीक है। उससे पहले आर्टिकल 239 के अंदर यूनियन टेरिटरी बनाया गया था दिल्ली को, और किसमें? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में आया था। बस ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ताकि क्या होगा कि हिस्ट्री याद होगी ना तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी आएगा तो अपन अटकेंगे नहीं, और वी विल क्लियर UPSC। ध्यान रहे, ठीक है। चलो आपको आज के लिए टॉपिक समझ में हो गया होगा। और आज का एक और टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि UAE ने जो अपना नया नक्शा निकाला है, भारत का जो नक्शा बताया है उन्होंने, उसके अंदर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पूरा UAE ने भारत का हिस्सा बताया है। आज की जो ताज़ा खबर है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी इशू है तो वी विल सॉर्ट इट आउट। अपन प्रोसेस में बढ़ रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही रहेगा कि अपन आर्टिकल भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक भी पढ़ेंगे, जैसे लॉर्ड मैक्यूले का पढ़ा है, उस जैसे कि अपन ने कल इलेक्शन कमीशन के अंदर पढ़ा था कि भाई उसका आर्टिकल कौन से थे, उसके अंदर और दूसरा कौन सा कंटेंट था। तो अपन सारे टॉपिक पढ़ेंगे, अपना तरीका सेम रहेगा और धीरे धीरे अपन इसको और अच्छा करेंगे। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, इसलिए सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।